हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सदाशिवम और आज के करंट अफेयर्स लेक्चर्स में हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। एक तो कास्ट ओवररन्स हो चुका है टू द ट्यून ऑफ 4.25 ट्रिलियन रुपीज़। हम हमेशा बात करते हुए आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी कुछ फोकस दे रहा है। इसमें काफ़ी कुछ मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं उसके कुछ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बेनिफिट्स होता है और कहीं गुना जाके, इसलिए उसको मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट कहा जाता है। और मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं लगाया हुआ हूँ डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद टैक्सेशन जीएसटी के बारे में टॉपिक देखेंगे और इन्फ्लेशन और पेट्रोल प्राइसेस का क्या रिलेशनशिप है और गवर्नमेंट किस तरीके से उसका प्राइसेस डिक्रीज़ किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड यूएस की बात करेंगे और कुछ सेंटर का फ्लैगशिप स्कीम्स है उसकी बात करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स रोल इन रिफॉर्म्स जो भी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और गवर्नमेंट जो वीट का एक्सपोर्ट्स को बैन किया है उसके बारे में भी देखेंगे। और ये बैन कंटिन्यूसली तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि इंडिया का भी कुछ फूड सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी निभाना बहुत ज़रूरी है। और G7 कंट्रीज़ काफ़ी इंडिया के अगेंस्ट उंगली उठा चुके हैं क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ के लिए और ये सब टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो जी, एक एक टॉपिक लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। भाई, ये इन्फ्लेशन की बात तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे पेट्रोल का सेस भी कम कर चुके हैं, पहले भी इसके बारे में वीडियो डाले हुए हैं। और दूसरा ये एक चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, हम देखेंगे ये बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और उस पर काफ़ी सारे कंपनीज का भी प्रयोग होता है, जैसे आपके सीमेंट हो, स्टील हो। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टील का कुछ टैक्स स्ट्रक्चर पे चेंजेस किए हैं। उस पे एक है 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया है। कितना? 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी आयरन ओर में और 15% ड्यूटी है स्टील एक्सपोर्ट में इम्पोज किया हुआ है। दोस्तों, ये सब इम्पोर्ट लेवी करने से कहीं डिसएडवांटेज है कुछ सेक्टर्स का, कुछ सेक्टर्स का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज किसको है? स्टील मेकर्स को, जैसे टाटा स्टील है, JSW है, निप्पॉन स्टील है, मित्तल है। वो सब शेयर प्राइसेस देखेंगे वो गिरना शुरू हो गया क्योंकि उनके लिए नुकसान है। हमेशा ध्यान रखना, गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव हो उसको इंट्रोड्यूस करने से ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सेक्टर्स का फ़ायदा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान है, कहीं कहीं फ़ायदा है। फ़ायदा कहाँ है? जैसे आपके ऑटोमोटिव है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उनको तो चांदी चांदी है क्योंकि इनके इनपुट कास्ट्स काफ़ी कम हो जाएगा और उनके मार्जिन गाइडेंस जो है वो बढ़िया हो जाएगा। तो नुकसान है स्टील कंपनी से, फ़ायदा किसको है? ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन। और जनरल बेनिफिट क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आ जाता है। तो स्टील ऐसा चीज़ है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं और इन्फ्लेशन कम होता है। और जी, आज की डेट में इंडिया 18 से 20 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल की बात कर रहे हैं, उससे पिछले साल देखेंगे सिर्फ 11 टन था, तो पिछले साल देखेंगे 20 मिलियन टन है, अप्रॉक्सीमेटली 19 मिलियन समझ लीजिएगा। तो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट हम किए हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है। ठीक है जी, अगले टॉपिक हम देखेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, 425 इंफ्रास्ट्रक्चर में से मोर देन 4.83 लाख करोड़ का कास्ट ओवररन्स है। भाई ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और पिछले साल का बजट भी आप देखेंगे इस पे काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। और ये डाटा ध्यान रखना, ये 425 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ के ऊपर हो, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को हम देख नहीं सकते हैं। छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो चलता रहता है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं छोटा सा गोडाउन बन रहा है, अब वो सब की बात, कहीं कुएं खोद रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कास्ट रन्स की, जहाँ पे 150 करोड़ के ऊपर है। तो वो कास्ट रन देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4.25 लाख करोड़ से 4 ट्रिलियन है। भाई ये 4.25 ट्रिलियन डॉलर नहीं है, ये 4.25 रुपी है। भाई ये डाटा ध्यान रखना, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन IAS IPS में आएगा, मगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस पर ये सब पॉइंट्स जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे 1,079 प्रोजेक्ट है। ध्यान से मोटा मोटा फिगर लेके चलिएगा, 1500 प्रोजेक्ट में से 400 प्रोजेक्ट्स में कास्ट ओवररन्स है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख करोड़ का खर्चा होना था, मगर बढ़ बढ़ के आज की डेट में 26 हो गया है। इसका मतलब 4 लाख रुपीज़ का तो आ ही गया ना। जैसे काफ़ी कारण है, कमोडिटी प्राइसेस है, स्टील प्राइसेस बढ़ गया, सीमेंट प्राइसेस बढ़ गया, रशियन यूक्रेन है। तो एज अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो बजट में कुछ प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं, मगर कभी कभी विंड्स तो होता ही है, हेडविंड्स की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कितना फास्ट एक्शन ले रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे कैसे वो आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं, क्यों डिले हुआ, कैसे डिले हुआ, क्या क्या कारण हुआ है। तो पहले भी एक जगह पे हमने बात किया है कि आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर से काफ़ी अकाउंटेबिलिटी मांगा जा रहा है, और इस बार भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काफ़ी अकाउंटेबल बना रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है वो कॉरपोरेट कंपनीज की तरह एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना एक ऑब्जेक्टिव है 2025 तक, 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है 2030 तक, बहुत ज़रूरी है। तो कास्ट ओवररन होना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर कितना फास्ट गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है और क्या एक्शन ले रहे हैं पता करना है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो ऐसा क्या क्या हम आज की डेट में कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स न हो। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये है गुड गवर्नेंस है। कहीं भी गुड गवर्नेंस की ऐसे आती है, ये सब की बात करिएगा, ठीक है जी। भाई एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वन नेशन वन टैक्स है, और काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है, 15-20 साल से ही, वन नेशन वन टैक्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हर एक कंट्रीज का अपना अपना टैक्स लॉस है। क्योंकि ये वन नेशन वन टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट्स है, धीरे 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 पहुँचेगा। ऐसे ही टैक्स लेविंग भी ऐसे ही है, सेंटर कुछ लगा रहा है, स्टेट कुछ लगा रहा है, तो वो सब में ये यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। इसलिए वन नेशन वन टैक्स है, उस पर GST एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, मीटिंग हुए हैं, मगर आज की डेट में काफ़ी स्टेबलाइज हो चुका है। भाई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये एक डिसीजन दिया है जो GST को बहुत इम्पैक्ट करता है। ये बहुत ही इम्पैक्टेड है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो शुरू से ही हिस्ट्री देखना है, तो कैसे सेंटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का क्या कलेक्शन है, दोनों का रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म क्या है, और आज की डेट में
क्या सिचुएशन है, उसमें सेस क्या है, कमिटमेंट क्या क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सेंट्रल के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके लिए मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल वीडियो डाल दिया हूँ। तो आप डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको एक एक टॉपिक में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट अफेयर्स है, ये जो वीडियो में सिर्फ स्नैपशॉट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीटली पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबे टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। मोटा मोटा ये समझ लेना, जीएसटी आने से, वन नेशन वन टैक्स आने से टैक्स कलेक्शंस बहुत बढ़ोतरी हो चुका है, क्योंकि ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और हर महीने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। पर महीने की बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख करोड़ का मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ है, ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं गलती से लिख देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्सेस का भी आ सकता है। चलते चलते टैक्स सिस्टम इंडिया में जो है उसमें आपका क्या ओपिनियन है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो सब में आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह आपको जिक्र करना बहुत ज़रूरी है भाई। पहले भी एक पोस्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है, ये जो 5 रुपया पेट्रोल में जो रिड्यूस हुआ है उस पर गवर्नमेंट का कितने रुपये का इम्प्लीकेशन है, 1 लाख करोड़ है। हमें तो ऐसा लगेगा सिर्फ 5 रुपया रिड्यूस हुआ है, मगर उस पर टोटली गवर्नमेंट का खर्चा देखेंगे तो 1 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ गया भाई। ये तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, जैसे एक मॉनेटरी पॉलिसी है, कभी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, कभी रिपो रेट्स को करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए 4.4% से 4.9%। किस लिए भाई? ये सब इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए किया है। अभी भी जैसे पेट्रोल में जो 5 रुपया रिड्यूस किए हैं, ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पेट्रोल प्राइस और इन्फ्लेशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है ऑन द जनरल प्राइस लेवल्स, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे फिस्कल पॉलिसी है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे आपके टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये सब गवर्नमेंट ट्वीक करते रहते हैं। तो अभी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है, 1 लाख करोड़ खर्च हो गया है पेट्रोल में। उसके बाद ऊपर उज्ज्वला योजना है, जिसमें 9 करोड़ पीपल बेनिफिट हो रहे हैं। मतलब घर के अंदर फ्यूल जो गैस वगैरह सप्लाई करते हैं, 9 करोड़ पीपल इसमें बेनिफिट होते हैं। उस पर 6,000 करोड़ चला गया भाई गवर्नमेंट का, वो भी खर्चा हो गया, सब ये कर दिया। और कुछ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन में ये सब डाटा आपको डालना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, हमारे डिपेंडेंस ऑन ऑयल जितना भी है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया बहुत ही लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वार जब से चला है, $60 पर बैरल से $120 पर बैरल पहुंच गया। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगा ही, मगर कुछ पॉलिसीज भी ऐसा होना चाहिए, सिटीजन्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा हो जैसे कि हम सब मिलके क्रूड ऑयल का कंजम्पशन को कम कराना है। ये हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाओ, और जितने भी फ्राइट आज की डेट में हो रहा है वो ट्रेन पे ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि 70% डाटा लिख लेना भाई, 70% डीजल और 99 पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में ही होता है। भाई ये कम कैसे किया जा सकता है? क्यों, मूवमेंट तो होना है, मूवमेंट को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि ग्रोथ भी होना है, मगर कम से कम कास्ट में कैसे होता है वो देखना है। ट्रेन का ट्रैफिक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह का रेलवेज का भी डीकार्बनाइजेशन टारगेट है 2030 तक, वो भी एक अलग चक्कर है। उसका भी ग्रीन एनर्जी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंपटीशन के हिसाब से ये सब टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, डिपेंडेंस ऑन ऑयल को हमें माइंड में रखना है। और ये सब करने से फ़ायदा सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी सारे फ़ायदा है। एक तो इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम होने से अपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स
बेहतर हो जाएगा, और ऊपर से पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि जितना भी पोल्यूशन कम होता जा रहा है, जैसे क्लाइमेट अकॉर्ड है और कार्बन ट्रेडिंग है, काफ़ी सब इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट हो रहा है, और इंडिया तो नील कार्बन 2060 का टारगेट रखा हुआ भाई। तो ये सब चीज़ें आपको जिक्र करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है जी, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेगा। भाई कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो, इमर्जिंग कंट्रीज हो, उसमें रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसका बैकग्राउंड भी देखना है, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन है, लेबर रिफॉर्म्स है, लैंड रिफॉर्म्स है, जीएसटी रिफॉर्म्स है, ये सबके रिफॉर्म्स होता रहता है ये कंट्री के प्रोग्रेस में। तो आज की डेट में इस बैकग्राउंड में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे मिनरल्स है। अभी रशियन उक्रेन वॉर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हेडविंड था, स्पेशली एज फार एज 22-23 इज कंसर्न। इसका एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जॉन मेनार्ड कीन्स का, उसके बारे में भी डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में मैंने लगाया हुआ हूँ। ये है जॉन मेनार्ड केनिशियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको याद हो तो 1929 में काफ़ी सारे इनके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को काफ़ी देशों ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। भाई कोई भी चीज़ किसी टाइम बहुत अच्छा काम आया, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको परमानेंटली करते हुए जाएंगे, क्योंकि उस टाइम जो स्थिति था उस टाइम वो यूज़ था। मगर जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रहा है, ऐसे ही रिफॉर्म्स में भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो 1970 तक चलता रहा, मगर उसके बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, जिसमें थैचर है, रीगन है, काफ़ी सारे लोग इसको प्रमोट किए हैं। भाई अगर आपको याद हो तो एक एसेट बबल बर्स्ट हुआ और जापान जैसे कंट्रीज अफेक्ट हुआ। भाई बिल्कुल लिक्विडिटी ट्रैप पे पहुंच गया है। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब मुश्किल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज को ट्वीक करते रहते हैं, कभी ठीक ठाक काम करता है मगर सही टाइम पे आप चेंज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। और लिक्विडिटी ट्रैप इतना है, जैसे आपके मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने फाइनेंस को, इतना कम पड़ जाता है और बिल्कुल लिक्विडिटी के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। ये बड़ा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, डॉक्टर सदाशिव में इसका वीडियो डाली हुई है। तो जहाँ भी फिस्कल पॉलिसीज़ जैसे टैक्सेस वगैरह और आपके मॉनेटरी पॉलिसी है, जहाँ कभी रिपो रेट्स को बढ़ाते हैं, कभी नीचे करते हैं, क्योंकि ये सब लीवर्स गवर्नमेंट के हाथ में, जिसको लगाने से कभी इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं, कभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर देते हैं, जिससे कि मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करते हैं। जैसे आज की डेट में फिस्कल पॉलिसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ध्यान दे रहा है, जैसे एसेट मॉनिटाइजेशन, जैसे जितने भी यूजलेस एसेट्स पड़ा हुआ है वो सबको मॉनिटाइज करना, उसको अनयूज्ड एसेट्स को मॉनिटाइज मतलब पैसा बनाना है और उस पैसा को लगाना है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मल्टीप्लायर होता है। ये सब बहुत ज़रूरी है, सही एक जगह पे पैसा डालना। ये सब करने से ही एक कंट्री का, जैसे TFP कहते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है। कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट तो वो जानते ही हैं, मगर बाकी लोगों को मैं ये करता हूँ। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स एक्सपोर्ट्स का बूस्ट करने के लिए जो किए हैं, और एक PLI है, प्रोडक्शन लिंक इंस्टीट्यूट है, और NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, और डिजिटाइजेशन चल रहा है, हर जगह फिनटेक की बात कर रहे हैं। वो ज़माना चला गया जब पासबुक दे के बैंक में जाके बैठ जाते हैं टोकन लेके, वो सब चला गया। फिर इंटरनेट है, और आज की डेट में फिनटेक रेवोल्यूशन है, इंटरनेट से भी ऊपर है। क्लिक ऑफ अ बटन से हर चीज़ हो जाता है, आपका अकाउंट भी खुल जाता है, क्लोज भी हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है। भाई आप रिफॉर्म्स के बारे में आप देखेंगे, ये मत समझना सिर्फ सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई इस पर स्टेट्स भी काफ़ी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इंडिया और US है, उस पर है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक
फ्रेमवर्क IPEF कहते हैं, और उस पर काफ़ी फोकस दिए जा रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस पर काफ़ी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। भाई वो क्या है, US प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब है उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। वो करते क्या है, पूरे इंटीग्रेशन ले आने की कोशिश कर रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमी। किस लिए भाई, एक सिक्योर एंड रेसिलियंट सप्लाई चेन बनाने के लिए। आप सबको याद होगा कोविड के बाद चाइना का डिपेंडेंस इतना ज़्यादा हो गया है, इतना हो गया कि शंघाई में अगर लॉकडाउन हो गया पूरा दुनिया में इफेक्ट पड़ रहा। भाई इतना ओवर डिपेंडेंस क्यों है, यही सवाल उठा रहे हैं दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं। क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये कंट्री के साथ इतना डिपेंडेंस होना भी ठीक नहीं है, तो सभी कंट्रीज को स्ट्रेंथन करना है और एक तरह का रेसिलियंट सप्लाई चेन बनना बहुत ज़रूरी है। और उस पर इंडिया बहुत मेजर रोल प्ले करने का पोटेंशियल इंडिया में है, क्योंकि आज की डेट में बाइडेन साहब का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मोदी साहब इस पे काफ़ी जोर दे रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। देखेंगे आने वाले टाइम पे होता क्या है, बट वो करने से पहले ये भी देखना है हमारा कंट्री टू कंट्री जो रिलेशनशिप वो भी देखना है, क्योंकि हर कंट्री के साथ कोई ना कोई FTA चल रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, एक जर्मनी के साथ हुआ है, EU के साथ हुआ, भाई दुबई के साथ भी बहुत बढ़िया एग्रीमेंट हुआ है। इस तरह का पोस्ट मैंने वीडियो डाला हुआ हूँ, चर्चा किया हूँ, डिटेल्ड वीडियो भी डाला हुआ हूँ। मगर ये सब बड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा। मगर मोटा मोटा प्रिंसिपल ये देखेंगे, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक ही कंट्री के ऊपर होना नहीं चाहिए और ये रीजनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक मैटर्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडो पैसिफिक एरिया में। और बाइडेन साहब कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का नाम है IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये बहुत ज़रूरी है। भाई अगले टॉपिक में देखेंगे फ्लैगशिप स्कीम है। अभी जो स्टील पे जो एक्सपोर्ट्स में ड्यूटी वगैरह लगा है वो उसने क्या क्या किया, क्यों किया, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि जो भी इनिशिएटिव आप ले रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सेक्टर्स का बेनिफिट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। दोनों को बैलेंस करते हुए लेके जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं पब्लिक गुड्स के बारे में वही डिसीजन लेते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे गवर्नमेंट का ये एक मिशन है, जल जीवन मिशन है, उस स्कीम के थ्रू पानी जो है टैप वाटर हर एक घर में पहुंचाना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन। उस पर काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में रशिया यूक्रेन के चक्कर में आपके प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, स्टील है, सब कम्पिटिटिव प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से मिशन अफेक्ट हो रहा है। भाई हम तो सोचते हैं रशिया यूक्रेन का हमें क्या लेना देना, भाई उस वार की वजह से हमारे घर में पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जल जीवन मिशन में वो अफेक्ट कर रहा है, इंक्रीज कम्पिटिटिव प्रोसेस। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सेस ड्यूटी पे स्टील पे लगा दिया ताकि स्टील एक्सपोर्ट ना हो और वो स्टील इंडिया के अंदर ही कंज्यूम हो, तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा। अब देखेंगे स्टील प्राइसेस तो 3 गुना हो चुका है भाई पिछले 2-3 साल में। टाटा स्टील देखो, JSW स्टील, मित्तल स्टील, निप्पॉन स्टील, हर कंपनी शेयर प्राइसेस आसमान छू रहा है, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। मगर लोगों का देखो भाई, वहाँ शेयर होल्डर तो बड़ा खुश है, क्योंकि वो तो उनका तो पैसा मिल रहा, मगर एक आम आदमी को कैसे अफेक्ट कर रहा, कैस्केडिंग जल जीवन मिशन को अफेक्ट कर रहा। चलो जी, और कुछ फ्लैगशिप स्कीम के बारे में देखेंगे। वो सब जो है इन्फ्लेशन, वही फूड सब्सिडी में 80,000 करोड़, जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा 80,000 करोड़। फर्टिलाइज़र सब्सिडी, इंडिया ऐसा देश है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट होती है, उस पर देखेंगे 1,10,000 के ऊपर फर्टिलाइज़र सब्सिडी में खर्च हो गया भाई। और उसके बाद उज्ज्वला स्कीम है प्रधानमंत्री का, उस पर भी 6,000 का चला गया है। अभी पेट्रोल का दाम कम किया, उस पर भी 1 लाख करोड़ के ऊपर पैसा खर्च हो गया। कहाँ से आएगा भाई ये सब पैसा?
ये सब एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। फूड में 80 हो गया, फर्टिलाइजर में 110 हो गया है, 190 हो गया है, और ये उज्ज्वला में 6 हो गया। 2 लाख करोड़ तो इसी पे हो गया है। फूड, फर्टिलाइजर, कुकिंग गैस में ही 2 लाख करोड़ चला गया। उसके ऊपर पेट्रोल का दाम 5 रुपया कम करने का चक्कर में, आम आदमी का एक्सपेंसेस कम करने का चक्कर में उस पर 1 लाख करोड़ चला गया। टोटल 3 लाख करोड़ का खर्चा हो चुका भाई। 3 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा एक्सपेंस नहीं है भाई। ये पैसा आएगा कहाँ से? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे LIC को रिसेंटली डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसमें मेरे ख्याल में 20,000 करोड़ आ चुका है। उसके बाद RBI अपना जितने भी पैसा था वो सब सरप्लस ट्रांसफर गवर्नमेंट को कर दिया, मगर इस बार वो भी उतना नहीं किया, कम ट्रांसफर किया है। और देखिएगा GST कलेक्शन है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 4 साल पहले जो सिस्टम बनाया, थैंक गॉड आज की डेट में GST कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ पर मंथ। पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, 1.5 लाख करोड़ का मतलब 1.5 ट्रिलियन। पहले एक ज़माने में 50,000 60,000, आज की डेट में GST कलेक्शन हो रहा है और लोगों को कम दाम में माल भी मिल रहा है भाई। क्योंकि पहले कैस्केडिंग टैक्सेस, एक ही चीज़ पे 50 जगह पे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आक्ट्राई है, लोकल है, बहुत ज़्यादा। आज की डेट में डायरेक्ट टैक्सेस का भी कलेक्शन बढ़ गया है। कैसे? डिमोनिटाइजेशन। क्योंकि जैसे पहले ब्लैक मनी चल रहा था, आज की डेट में इतना ब्लैक मनी नहीं है, तो टैक्स लॉस भी काफ़ी रैशनलाइजेशन हो चुका है। और बिल्कुल जहाँ जहाँ लूप होल्स है हर चीज़ प्लग कर दिया है पिछले 3-4 साल में। कोई बढ़िया इनिशिएटिव करने से ही ऐसा काम होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। पहले तो डायरेक्ट टैक्सेस में इतने सारे इवेशंस होते थे, ब्लैक मनी था, मगर ये सब डिमोनेटाइजेशन के बाद बिल्कुल ब्लैक मनी कम हो चुका है। क्योंकि टैक्स लॉस भी ऐसा किया, जहां भी लूप होल्स है सब बंद कर दिया, और इनकम टैक्स में जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ज़्यादा अकाउंटेबल बना दिए हैं। ये सब करने से गवर्नमेंट का भी फायदा है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा, लोगों का भी ज़्यादा हो रहा। जैसे पहले लोगों को 10-10 साल में रिटर्न आता था, आजकल रिटर्न तो 1 हफ्ते में आ जाता, कभी कभी तो अगले दिन आ जाता भाई। तो ये सब कुल मिला के ये ध्यान रखना, एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। क्योंकि हर एक चीज़ हम प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि कर पाते हैं, क्योंकि किसको क्या पता रशिया और यूक्रेन में ये दिक्कत होगी, किसको क्या पता दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस इतना बढ़ेगा, जैसे पैलाडियम, ये वो, सीमेंट, स्टील, हर चीज़ ऊपर। तो जो हाथ में है इंफॉर्मेशन, उस डाटा को जोड़ दाड़ के बजट बनाते हैं। घर में भी ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस बनता है, तनख्वाह इतना मिल रहा है तो कार का EMI इतने चला जाता है, मकान का इतना EMI चल जाता है। एक अनएक्सपेक्टेड आ गया, मान लीजिएगा डैडी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको 5 लाख खर्च करना, कैसे कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट को ये सब संभाल के चलना बहुत ज़रूरी है। बोलना तो बहुत ईजी है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट 2 महीने पहले रिपो रेट्स को बढ़ाना चाहिए था, बोलना बहुत इसके है, जिसको कहते हैं हिंडसाइट एक्सपर्ट। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद। अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी का कंटिन्यूएशन। थैंक यू।